हेलो एवरीवन, आई एम मलिका शुरान। वेलकम टू हाई स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि सेल क्या होता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमें कैसे पढ़ना है? सेल को हमें फर्स्टली सेल की हमें डेफिनेशन देखनी है। सेल की डेफिनेशन में क्या है? सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को ये सब चीज़ें क्यों बोला गया है कि सेल को हमने बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला है, उसको फंडामेंटल भी बोला है और उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोला है। इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल होता है, ठीक है। हम सेल का कंपैरिजन जो होता है ना, एक हम बिल्कुल जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि हम घर बनाते हैं, घर बनाते टाइम सबसे पहले हम सबसे बेसिक थिंग हमारे पास क्या होती है? घर बनाते टाइम स्टार्टिंग में हम सबसे पहले क्या लेके आते हैं? जैसे कि ब्रिक्स हो गया, सबसे पहले हम ब्रिक्स लेके आते हैं, सीमेंट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, इस टाइप की चीज़ें लेके आते हैं। इसी तरीके से जब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, इस ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के अंदर जैसे सेल अपना रोल प्ले करता है, उसी तरीके से एक कंप्लीट जो बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में अपना रोल प्ले कौन करता होता है? वहाँ पे ब्रिक्स करती होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये आपने बिल्डिंग बनानी स्टार्ट करी, वहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया? एक ब्रिक लगाई। एक ब्रिक लगाने के बाद उसके बाद दूसरे वाली ब्रिक लगा दो। अब कंटिन्यूटी में इस तरीके से लगा दो। ऐसे ब्रिक्स लगाते लगाते वो क्या बन जाती है? एक वॉल बन जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सेल क्या करता होता है? जैसे एक सिंगल सेल है, अब सिंगल सेल जो क्या करता है? एक ग्रुप कलेक्शन ऑफ सेल्स, काफ़ी सारे सेल्स इकट्ठे होकर क्या बनाता होता है? वो टिश्यू की फॉर्मेशन करता होता है। सो टिश्यू बना लिया। अब यहाँ पे क्या किया? ब्रिक ने किसको बनाया? वॉल को बनाया। सेल ने किसको बनाया? एक टिश्यू को बनाया, ठीक है। दोनों का सिमिलर चल रहा है। अब इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट, अब वॉल बन गई। वॉल बनने के बाद क्या बनता होता है? एक रूम बनता होता है। एक रूम लगा लो या फिर 2, 3, 4 रूम्स इस टाइप से बनते हैं। रूम्स बनने के बाद क्या बनता है? हमारा पूरा घर तैयार हो जाता है। अब पूरा घर तैयार होने के बाद इधर क्या होता है? सेल के अंदर ऐसे क्या चल रहा है साथ में, अगर हम कंपैरेटिवली लेके चलते हैं इन दोनों को, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने टिश्यू बना दिया, टिश्यू बन चुका है। अब टिश्यू इकट्ठा होकर क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन्स इकट्ठे होकर क्या चीज़ बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या बनेगा? कंप्लीट आपके पास ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब इस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने में सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले किया वो किसने किया? वहाँ पे किसने किया? सेल ने किया। अब इस तरीके से अब सेल क्या हो गया? बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। बिल्डिंग ब्लॉक कैसे हो गया? जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी बात की थी, जब यहाँ पे बिल्डिंग हम बना रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था? सबसे पहले ब्रिक्स के बाद हमारी वॉल बनी, वॉल के बाद रूम्स बने, रूम के बाद पूरा घर तैयार हो गया। इसी तरीके से पहले क्या हुआ? सेल ने एक ग्रुप बनाया जिससे क्या बने? टिश्यू बने। टिश्यू का ग्रुप बना जिससे कि ऑर्गन बने। ऑर्गन्स के बाद आपका क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या तैयार हो जाता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब इस तरीके से यहाँ पे सेल ने क्या रोल प्ले किया है? बिल्डिंग ब्लॉक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके बाद हम देखते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल एंड कोल्ड, मतलब कि साइटो का मीनिंग होता है सेल, लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। जो अब सेल की स्टडी करता है उसको हम क्या कहते होते हैं? वो होती है हमारी साइटोलॉजी। अब बात करते हैं हम सेल की डिस्कवरी। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अब रॉबर्ट हुक ने इसका डिस्कवरी कैसे की थी? 1665 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। और इन्होंने ऑब्जर्व किस में किया था? कोर्क के अंदर ऑब्जर्व किया था। अब कोर्क क्या होता है? कोर्क हमारे पास, ये देखो, जो ये हमारे पास पेड़ होता है ना, कोई भी हमारा जो पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर जो ये ब्लैक वाली जो कोटिंग होती है ना, इसको हम बार्क कहते होते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यही हमारे पास कोर्क होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ये यहाँ पे नॉन लिविंग होता है, ठीक है। ये नॉन लिविंग होने की वजह से जो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी, इन्होंने किस टाइप की डिस्कवरी की? इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। और सेल को डिस्कवर किस में किया? नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था इन्होंने। किसके अंदर? ट्री बार्क के अंदर किया था, या फिर आप कोर्क भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब इन्होंने सेल को क्या बोला था? सेल को इन्होंने टाइनी रूम्स भी बोला है। सेल का मीनिंग ही क्या होता है?
टाइनी रूम्स। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अब ये देखो, ये हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर है। हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने इकट्ठा होके, इन्होंने कलेक्शन बना के क्या बना रखा है, पूरा हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की हुई है। ठीक है, अब हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की हुई है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, जो सिंगल रूम होता है, इसको इन्होंने क्या बोला था, सेल बोला था। टाइनी रूम्स इज कॉल्ड ए सेल। इसके बाद आगे फर्दर जो आते हैं वो साइंटिस्ट आते हैं, एंटन वॉन लीवेनहॉइक। इन्होंने सेल की डिस्कवरी क्या की थी, इन्होंने फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की, और इन्होंने कहाँ पे की थी, इन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर की थी। रॉबर्ट हुक ने कैसे डिस्कवरी की थी, उन्होंने नॉन लिविंग सेल की थी, उन्होंने नॉन लिविंग की थी। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है, हु डिस्कवर द सेल, हु डिस्कवर द फर्स्ट सेल, देन हम आंसर करेंगे उसके अंदर रॉबर्ट हुक। अगर वहीं पे हमसे पूछ लेता है हु डिस्कवर दी लिविंग सेल, देन हम लोग क्या आंसर करेंगे, उसका आंसर हमारे पास होएगा एंटन वॉन लीवेनहॉइक इन पॉन्ड वाटर। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उसके बाद प्रकंजी ने किसकी डिस्कवरी की, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की। स्किल्डन एंड स्पानन दो साइंटिस्ट होते हैं, एक जियोलॉजिस्ट होता है एंड एक बायोलॉजिस्ट होता है। इन्होंने सेल थ्योरी दी। अब इनकी सेल थ्योरी क्या कहती है, इन्होंने क्या बोला कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो सेल से मिलके बने होते हैं। और सेल जो होता है वो क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीज़ मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, बिकॉज जहाँ से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट होती है उससे पहले क्या होती है, एक सेल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इसके बाद आते हैं विरक्योव अनदर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1855 के अंदर इन्होंने क्या किया, न्यू सेल्स, इन्होंने ये बात बोली थी कि न्यू सेल्स जो बन रहे ना वो किससे मिलके बने हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उससे मिलके बने हुए हैं। इसका मीनिंग समझो क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो पहले से बना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेल है, ठीक है, ये सेल आगे फर्दर डिवाइड होकर दो सेल्स और बनाता है। अब ये जो दोनों सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल सेल ए और सेल बी है, ये सेल ए और बी की फॉर्मेशन कैसे हुई है, सेल ए और बी की फॉर्मेशन कैसे हुई, जब एक्स सेल यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था तभी इसने किसकी फॉर्मेशन की, सेल ए और बी की फॉर्मेशन की। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल का मीनिंग ये है कि जो, यानी कि पहले से कोई सेल यहाँ पे प्रेजेंट है और उस सेल से हम आगे फर्दर दो और सेल बना रहे हैं, उसको हम लोग बोला जाता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके बाद आती है, अब हमने सेल के बारे में जो बेसिक थ्योरी थी वो हमने पढ़ी। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे हमने बात कर ली कि ये कोई भी आपका सेल है, ठीक है। अब इस सेल को जो फॉर्मेशन कर रहा है, सेल को दिखा रहा है, जैसे कि ये सेल हमें कैसा दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का हम लोगों को सर्कुलर शेप में दिखाई दे रहा है ना, सर्कुलर शेप में दिखाई दे रहा है। तो ये जो सर्कुलर शेप इसको कौन प्रोवाइड करवा रहा है, वो शेप इसको प्रोवाइड करने का काम कौन कर रही है, वो सेल मेम्ब्रेन कर रही है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है। दूसरा क्या होता है, लिविंग होती है। फिर उसने बोला सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल CO2 है और यहाँ पे O2 है, और CO2 के साथ में कुछ यहाँ पे कुछ भी कोई और मटेरियल प्रेजेंट है। ये उन्हीं चीज़ों को अंदर परमिशन देती है जाने की जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो चीज़ें वहाँ पे अंदर नीड होती है, फिर ज़रूरत होती है उनकी, उन्हीं को जाने की परमिशन देती है। अदरवाइज़ ये सभी चीज़ों को अलाउ नहीं करती। ऐसा सिस्टम नहीं है इसके साथ में जो भी आया वही अंदर जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ों को पहले सिलेक्ट करती है कि मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 की मुझे ज़रूरत है या नहीं। अगर मुझे इसकी ज़रूरत है देन ये इसको पास करने देगी, अदरवाइज़ ये नहीं पास करती। इसी चीज़ को हम सेमी परमिएबल कहते हैं या फिर इस चीज़ को हम सिलेक्टिवली परमिएबल कहते होते हैं। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और क्या करती होती है, ये इसको क्या करेगी, डिफाइनाइट शेप। डिफाइनाइट का मतलब क्या है, एक फिक्स शेप देती है उसको और उसके अंदर जो शेप देती है होल्ड करके रखती है। जैसे जो भी है ना इसके अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है, इन सब चीज़ों को होल्ड करने का काम कौन करती होती है, वो सेल मेम्ब्रेन ही करती होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होती है बोथ प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है।
कुछ और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ओनली अलाउज सम मटेरियल्स। इसका मीनिंग मैंने समझाया कि सिर्फ कुछ चीज़ों को अंदर पास होने देती है, सभी चीज़ों को अंदर पास नहीं होने देती। दूसरा, किस चीज़ से मिलके बनी होती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड से मिलके बनी होती है। ये इसका कंपोजिशन है, मैं बताती हूँ कैसी होती है। सेल मेम्ब्रेन जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से, तो यहाँ पे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स कैसे होती हैं, ऐसे लिपिड जो होती हैं वो इसके अंदर इस तरीके से होती है, इस तरीके से अरेंजमेंट्स होती है, और इसको हम बोलते होते हैं लिपिड बाइलेयर, ऐसे होती है। इसके बीच में यहाँ पे जो होती है इस तरीके से प्रोटीन्स इम्बेडेड होती हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं, और ये वाली जो होती हैं ये लिपिड्स होती हैं। इस तरीके से फॉर्मेशन करती है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आपकी इसको सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन। दूसरा इसने बोला है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो इनगल्फ कर लेती है फूड को, यानी कि वो इतना फ्लेक्सिबल होती है वो फूड को भी इनगल्फ करती है। इसका मतलब समझो क्या होता है, इसने कैसे समझाया। हमने अमीबा देखा, अमीबा एक एनिमल सेल है, इस टाइप का होता है और सिंगल सेल है। अब यहाँ पे इस अमीबा के लिए यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है, यहाँ फूड रखा हुआ है, ठीक है। इस अमीबा को इस खाने तक पहुँचना है, ठीक है। इस खाने तक पहुँचने के लिए क्या करेगा, ये अपने आप की मूवमेंट करवाएगा तो इसकी इस तरीके से बॉडी हो जाएगी, ऐसे से शेप हो जाएगी। फिर ये अपने आप को यहाँ तक पहुँचाएगा, और यहाँ तक पहुँचाते पहुँचाते इस खाने को ये इनगल्फ कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसने यहाँ पे इसकी ये यहाँ प्रेजेंट था और यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया। अब ये किसकी हेल्प से पहुँचा, इसने जो मूवमेंट की, ये जो मूवमेंट कर पाया, ये कंप्लीट मूवमेंट किसकी वजह से कर पाया, ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से कर पाया। और सेल मेम्ब्रेन की वजह से भी क्यों कर पाया, बिकॉज उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक थी जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि हम इन खाना भी इनगल्फ करने में हेल्प करती होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न का मतलब समझो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब डिफ्यूज़न का मीनिंग है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब समझो क्या है। ऐसे हम बिल्कुल कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आप परफ्यूम लगाते हो, ठीक है, आपने परफ्यूम लगाई अपनी ड्रेसिंग रूम में, वहाँ पे परफ्यूम लगाई आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक ही रूम में उसकी खुशबू होनी चाहिए, बट उसकी जो खुशबू है वो आपके पूरे घर में फैल जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अब जब आपने लगाई थी ना, जहाँ उस जगह पे जहाँ पे आपने परफ्यूम लगाई थी वहाँ पे परफ्यूम की कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी, और पूरे घर में परफ्यूम की कंसंट्रेशन क्या थी, लो थी। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो लोग मूवमेंट कर रहे हैं एयर के पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे एयर के पार्टिकल्स, अब यहाँ पे क्या थी, इनकी कंसंट्रेशन, एयर के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन हाई थी, और ये हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पे मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देते हैं, ये लो कंसंट्रेशन में अपनी मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते होते हैं, डिफ्यूज़न कहते होते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, हमारे पूरे घर में परफ्यूम की खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। एक एग्जाम्पल हमारे पास इसका ये भी होता है, जैसे कि हमारे पास जो हम खाना बनाते हैं, जब जो फूड होता है वो हॉट होता है, जब खाना गर्म होता है तब खाने की खुशबू जो होती है ज़्यादा इजीली स्प्रेड होती है इन कंपैरिजन ऑफ जब खाना जो होता है वो ठंडा हो जाता है तब, ठीक है। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है, सबसे पहले गैसेस में होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो गैसेस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड्स में होता है। अब गैसेस में सबसे ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। वहीं पे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल गैसियस पार्टिकल है, और ये वाले जैसे कि आपके पास हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है। सॉलिड के पार्टिकल्स इतने इतने पास होते हैं, इतने पास होंगे तो इनको मूवमेंट करने के लिए स्पेस ही नहीं होएगा, मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं होएगा तो ये मूवमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल हमारे पास डिफ्यूज़न का जो आता है वो अगरबत्ती का भी आता है। अगरबत्ती की स्मेल भी जो होती है वो भी इसी तरीके से स्प्रेड होती है हमारे पूरे घर में, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन से मूवमेंट होती है लो कंसनट्रेशन के साथ। नेक्स्ट, ड्यू टू सेलुलर, जो हमारे सेल्स के अंदर जो एक्टिविटी होती है ना, एक्टिविटी क्या होती है, जो CO2 की जो प्रोडक्शन होती है, यानी कि जो हमारे सेल्स जो होते हैं CO2 को रिलीज़ करते होते हैं एंड O2 को एब्जॉर्ब करते होते हैं।
ये वाला जो प्रोसेस होता है इसमें भी कौन हेल्प करता होता है, इसमें भी जिसका काम होता है वो डिफ्यूज़न ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में ऑस्मोसिस में भी वही सिमिलर मूवमेंट है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसकी मूवमेंट होती है, यहाँ पे वाटर की मूवमेंट होती है और थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो ऑस्मोसिस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें एडिशनल ऐड ऑन हो जाती हैं। फर्स्ट जो होता है हम वाटर की बात करते हैं, सेकेंड जो होता है वो हम किसकी बात करते हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अभी यहाँ पे मूवमेंट क्या होती है, जो ऑस्मोसिस होता है ना वो 3 काइंड का सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट होता है हाइपरटोनिक, नेक्स्ट इज़ हाइपोटोनिक, थर्ड वन इज़ आइसोटोनिक। अब ये कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास से, आप क्या करो, एक सेल लो, जैसे ये कोई भी सेल, ठीक है, इस सेल के अंदर हम अज्यूम कर सकते हैं जैसे कि रेजिन्स होती हैं, किशमिश होती हैं, बादाम होते हैं, उन सब की उसके अंदर से किसी को भी अज्यूम करो, वो एज ए सेल का काम कर रहे हैं। एक बीकर लो जिसके अंदर फुल पानी डालो, यहाँ तक इसमें पानी, इसमें वाटर। ठीक है, अब यहाँ इस सेल के अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है। वहीं पे जो ये बीकर है, बीकर इस सेल के लिए सराउंडिंग होगी ना, तो यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ एक जगह पे वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और एक जगह पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है। यानी यहाँ क्या होएगा, ये वाटर मूवमेंट करनी स्टार्ट करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसके अंदर आना स्टार्ट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो रेजिन था ये स्वेल अप हो जाएगा, आपको ऐसा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। होता है ना ऐसा, जैसे कि हम रात को बादाम भिगोते हैं, देन मॉर्निंग में हम चेक करते हैं तो वो जो उनकी रात को जो शेप थी उससे अलग हमें मिलते होते हैं। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है। यानी ये क्या किया इसने, अब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इसने मूवमेंट की थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो इसकी इस सेल की जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे किस चीज़ का रोल प्ले करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रोल प्ले करती होती है। यानी हम हाइपरटोनिक इसको कहते होते हैं जिसकी सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन, जहाँ पे ज़्यादा है और सेल के इनसाइड सेल जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम है। आया समझ। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो हम लेंगे आइसोटोनिक की बात करते होते हैं। आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में जैसे कि ये आपके पास आपका सेल है, ये बीकर हो गया और ये आपका सेल है। अब वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है दोनों के अंदर, यानी कि यहाँ पे भी जो सेल है आपका, सेल के अंदर भी वाटर इतना ही है जितना उसको चाहिए और बीकर के अंदर भी वाटर इतना ही है। यानी कि वाटर की कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ना ही सेल से बाहर आ रहा ना ही सेल के अंदर जा रहा। यानी कि सेल के इनसाइड जो है, इनसाइड दी सेल एंड आउटसाइड दी सेल कंसंट्रेशन जो है वाटर की वो इक्वल है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। उसको हम लोग क्या कहते होते हैं, उसको हम आइसोटोनिक कहते होते हैं। और आइसो का मीनिंग ही हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो कौन से वाला आ रहा है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक कैसा होता है, हाइपोटोनिक में क्या होएगा, जैसे कि ये बीकर हो गया आपका और ये आपका सेल। ठीक है, अब सेल के अंदर से, सेल के अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन जो है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर की जो साइड है यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है, लो है यहाँ पे। अब क्या होएगा, वाटर की मूवमेंट क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि सेल के अंदर से पानी कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर की साइड में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट पानी निकल जाता है देन आपका जो सेल स्वेल अप हो रखा था वो सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक का मतलब क्या हुआ, सिकुड़ जाता होता है। आया समझ कि हाइपरटोनिक के अंदर कैसी। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, इसकी समरी देखते होता है। इसकी समरी क्या कहती है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या था, जिसके अंदर जो इनसाइड ऑफ द सेल, यहाँ ये इनसाइड है सेल की, ये आउटसाइड है सेल की, सेल की आउटसाइड में वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी और इनसाइड जो थी कम थी। आउटसाइड से पानी कहाँ जा रहा था, इनसाइड में जब जा रहा था तब हम उसको क्या करे थे, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक हमने किसको बोला था, जहाँ पे वो पानी की अमाउंट जो थी
इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड इक्वल अमाउंट थी, यानी कि पानी को मूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको हमने क्या बोला था? आइसोटोनिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा था? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक हमने किसको बोला? हाइपोटोनिक हमारे पास क्या था? हाइपोटोनिक के अंदर इनसाइड वाली जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आउटसाइड वाटर की कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पे मूवमेंट कहाँ हो रही थी? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम थी। ठीक है, और यहाँ पे अब जैसे ही ये वाला ये एनिमल सेल शो कर रहा है, ठीक है, ये आइसोटोनिक जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई, और ये जो वो वाला सेल है जिसके अंदर अमाउंट जो थी वाटर की काफ़ी ज़्यादा थी। अब जब ये पानी निकल जाएगा इसके अंदर से तब ये क्या हो जाएगा? आपका श्रिंक हो जाता है। ठीक है, आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हमने सेल की डेफिनेशन देखी, सेल की हमने डिस्कवरी की बात की, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने 2 प्रोसेस और पढ़े, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। इसके बाद सेल के अंदर आती है हमें सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। सेल वॉल के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद इनके ये पढ़ने के बाद हम लोगों को पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इसके बाद हम फर्दर कवर करेंगे इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, एंड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।